धन योग के अंदर 4 घरों की इन्वॉल्वमेंट होती है। धन योग मतलब 4 घरों की इन्वॉल्वमेंट से धन योग बनता है। वो 4 घर कौन से हैं? 2 घर तो ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन धन से, डायरेक्ट कनेक्शन धन से है। 2 घर ऐसे हैं, कौन कौन से? सेकंड हाउस एंड 11th हाउस। सेकंड एंड 11th, ये 2 घर ऐसे हैं, ये हमेशा पैसे से इनका लिंक है ही नहीं। ये तो क्लियर है सबको। इनके अलावा 2 घर ऐसे हैं जिनको हम लक्ष्मी स्थान बोलते हैं। लक्ष्मी स्थान, जब आप लोगों ने राजयोग पढ़ा होगा, उसके बाद में अपनी अपनी कुंडलियों पे राजयोग लगाया होगा, तो बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उठा होगा कि यार राजयोग तो चल रहा है, ठीक है, स्टेटस तो ठीक ठाक है, लोग जान भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। पैसा नहीं आ रहा है। पैसा कब आएगा? When will the money will come? And money will come with the help of second and 11th along with 5th and 9th। दूसरा घर, 11वां घर, इनका धन से संबंध क्यों है? बिकॉज एक आपकी लाभ को बता रहा है, एक आपके द्वारा अर्जित किए हुए धन को बता रहा है। और इनका संबंध जब आपकी कुंडली में लक्ष्मी स्थान के साथ बनता है, लक्ष्मी स्थान, लक्ष्मी स्थान का मतलब क्या हुआ? 5th एंड 9th, पंचम भाव और नवम भाव, इन दोनों के साथ में जब आपका संबंध बनता है तो ये धन योग बना देता है। इट मेक्स धन योग। इसलिए धन योग के अंदर जिन 4 घरों की आप बात करते हैं, वो 4 घर हैं 2, 5, 9 और 11। 2, 5, 9 and 11। These are the houses which makes a धन योग। अब धन योग बनता कैसे है और किस तरीके से वो अपने रिजल्ट्स देता है आपको, वो देखते हैं। एक और बात, धन योग को वेरीफाई करने से पहले जो अभी तक हमने कंसेप्ट देखे, हमने 2 कंसेप्ट पे बात करी। पहला ये कि प्लैनेट किस हालत में है, किस हालत में कैसे देखा हमने? उसके फ्रेंडशिप और उसकी एनिमिटी से। और इससे पहले जब हमने नवांशा की बात करी थी, तो मैंने नवांशा को लेकर एक शब्द आप लोगों को कहे थे, आपको ध्यान होगा कि नवांशा आपके प्लैनेट का क्या बताता है। इफ वी से कि आपके प्लैनेट की ये चीज पता चले तो क्या बताता है नवांशा? आपके प्लैनेट का पोटेंशियल कितना, आपके प्लैनेट का सामर्थ्य कितना है, ये चीज नवांशा से आपको पता चलती है। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से धन योग का निर्माण होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं।
देखिए, ये एक मेष लगन की कुंडली है, ठीक है। ये एक मेष लगन की कुंडली है। इस मेष लगन की कुंडली में, इस मेष लगन की कुंडली के अंदर हम लोग 2, 5, 9 और 11 इनके जो लॉर्ड्स हैं, इनके जो हाउस लॉर्ड्स हैं, उनको देखेंगे कौन कौन है। सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है इस कुंडली में? वीनस। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? सूर्य। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। 11th हाउस का लॉर्ड कौन है? सैटर्न। मतलब वीनस, सन, जुपिटर एंड सैटर्न, ये 4 प्लैनेट ऐसे हैं जो इस कुंडली के अंदर धन योग बनाने में सक्षम है, जो धन योग बना सकते हैं, ठीक है। ये प्लैनेट धन योग बना सकते हैं। इस कुंडली के अंदर हमें दिखा कि सेकंड का लॉर्ड है वीनस, सेकंड का लॉर्ड है वीनस, और नाइन्थ का लॉर्ड कौन है? नाइन्थ का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। तो सेकंड का लॉर्ड और नाइन्थ का लॉर्ड आर क्रिएटिंग अ संबंध, आर क्रिएटिंग अ संबंध। दिलीप जी, हम लग्ना लॉर्ड को धन योग के अंदर नहीं लेते। मैंने धन योग के अंदर लग्ना लॉर्ड को काम करते नहीं देखा, इनफैक्ट मैंने उसको राजयोग में अच्छा काम करते देखा है, ठीक है। तो यहां पर सेकंड एंड नाइन्थ का लॉर्ड है जुपिटर, जो कंबाइंड है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड लॉर्ड वीनस हो गया, 11th लॉर्ड कौन हो गया? सैटर्न हो गया। सेकंड लॉर्ड कौन? वीनस। 11th लॉर्ड कौन? सैटर्न। संबंध है दोनों का आपस में? इज देयर एनी संबंध बिटवीन वीनस एंड सैटर्न? दिखाई दे रहा है कोई? सामने है, म्यूचुअल एस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो उसको देख रहा, वो उसको देख रहा, दोनों म्यूचुअली एस्पेक्ट दे रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो अ धन योग, इट इज ऑल्सो अ धन योग। अब इसके बाद में एक और योग बन रहा है। पहला योग किसका बना? पहला योग बना वीनस एंड जुपिटर, यानी कि सेकंड लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड। दूसरा योग किसका बना? सेकंड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड। तीसरा योग कौन सा हुआ? नाइन्थ लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड, बृहस्पति का और शनि का। सो overall we have 3 yogas available in this chart। 3 योग अवेलेबल है इस कुंडली के अंदर। कौन कौन से? वीनस जुपिटर, वीनस सैटर्न, जुपिटर सैटर्न। इसका अर्थ क्या है कि इस व्यक्ति को वीनस, जुपिटर, सैटर्न मिलकर धनी बना रहे हैं। ये 3 प्लैनेट इसको धन दे रहे हैं, अपार धन दे रहे हैं। कोई भी प्लैनेट अपना कार्य कब करता है?
दशा में करता है। इसलिए ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष बताता है कि ये योग घटित होगा, दशा बताती है ये कब घटित होगा। अब ये 3 प्लैनेट्स आपने देखे, इन 3 प्लैनेट्स पर आपकी नजर पड़ी। एक सैटर्न है, एक वीनस है, एक जुपिटर है। इन तीनों प्लैनेट्स के अंदर, इन तीनों प्लैनेट्स में से आपको कौन सा प्लैनेट ऐसा लगता है जिसके अंदर भरपूर सामर्थ्य है अपनी दशा में इस व्यक्ति को धन देने का? बताइए। आप सब लोग अभी तक पोटेंशियल को समझ चुके हैं, पोटेंशियल कैसे देखते हैं प्लैनेट का। आप लोग ये भी देख चुके हैं कि मित्र शत्रु कौन है। तो उस केस में आई वांट टू नो, आप सब लोग मेरे को बताइए कि कौन सा प्लैनेट ऐसा जो भर भर के धन देगा, किसकी दशा है जो धन देगी, किसकी दशा में मिलेगा। ठीक है जी, वीनस भी लिख रहे हैं, जुपिटर भी लिख रहे हैं, सैटर्न भी लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस व्यक्ति को जो सबसे अधिक धन मिलेगा वो मिलेगा किसमें? वीनस में। वो धन इसको मिलेगा वीनस के अंदर। अब क्यों मिलेगा वो भी आप लोग बता दीजिए। इतना तो पता है आप लोगों को, इतना तो देख ही सकते हैं। अगर मैंने आप लोगों को यह बता दिया कि वीनस में इसको सबसे ज्यादा धन मिलेगा तो वो क्यों मिलेगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप सब लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दे दिए। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों मिलेगा, वीनस में ही धन क्यों मिलेगा इसको सबसे ज्यादा। सबसे पहली बात, वीनस किस में बैठा है? वीनस बैठा है अपने मित्र की राशि में। वीनस मित्र की राशि में बैठा है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, मित्र की राशि में बैठा है। वीनस के शत्रु बनते हैं सूर्य और चंद्रमा, जिनका दूर दूर तक वीनस से कोई रिलेशन नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। मतलब वीनस अपने मित्र के घर में है, और वीनस के मित्र हैं कौन कौन? बुध और शनि। बुध और शनि। शनि का एस्पेक्ट वीनस पर पड़ रहा है, शनि का एस्पेक्ट वीनस पर पड़ रहा है, और वीनस का एस्पेक्ट किस पे पड़ रहा है? शनि पर पड़ रहा है। तो शनि भी अच्छी जगह बैठा है, ऐसी बात नहीं है, शनि भी कोई प्रॉब्लम में नहीं है, शनि भी बढ़िया कंडीशन में है। लेकिन शनि मित्र के घर में नहीं है, शनि न्यूट्रल प्लैनेट के घर में। किसके घर में? न्यूट्रल प्लैनेट के घर में। शत्रु नहीं है, शत्रु के घर में नहीं है, लेकिन न्यूट्रल प्लैनेट के घर में है, जो सम है उसके। लेकिन सारी स्टोरी जो बदलती है वो बदलती है नवांशा पे जाके, क्योंकि नवांशा से आपके नवांशा से आपके प्लैनेट के पोटेंशियल का पता चलता है। नवांशा से आपके प्लैनेट के पोटेंशियल का पता चलता है। ठीक है,
तो नवांशा के अंदर वीनस कितना खूबसूरत हो गया, एक्सॉल्टेड हो गया, बेस्ट प्लैनेट बन गया नवांशा में। धन देगा ही देगा, उसने धन देना ही देना है 100%। वीनस के बाद कौन सा प्लैनेट है पोटेंशियल वाइज? वीनस के बाद किसके अंदर दम है धन को देने का, बताइए? उसके बाद किसका नंबर आता है? सैटर्न का आता है। उसके बाद में सैटर्न धन देगा इस व्यक्ति को। शनि पोटेंशियल वाइज अच्छा है, और इन तीनों ग्रहों के अंदर, तीनों प्लैनेट्स के अंदर सबसे कम धन देने की क्षमता किस प्लैनेट की? जुपिटर की। जुपिटर इज एब्सोल्युटली वीक। काहे? लगन कुंडली में बुध की राशि में है और नवांशा के अंदर भी शत्रु राशि में ही है। शत्रु राशि में ही है, अर्थात इस व्यक्ति को बृहस्पति के अंदर धन नहीं मिलेगा, इसको धन मिलेगा शनि में और शुक्र में। आज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कब हमारे पास धन आएगा। 90% लोगों का कहीं ना कहीं यही चलता रहता है, अरे पैसे आएंगे क्या, होगा क्या, ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या। तो उसका आंसर आपको मिल जाए। तो ये तो हो गया एक पार्ट। अगर जुपिटर फ्रेंडली साइन में होता नवांशा के अंदर तो थोड़ी इंप्रूवमेंट हो जाती, इंप्रूवमेंट 100% होती। लेकिन ये शुक्र जो हमें यहां बहुत मजबूत दिखा D1 चार्ट में, अगर D9 चार्ट में इसका दम निकल जाता तो ये प्लैनेट बेकार था। ये क्यों अच्छा हुआ? आपके D1 में भी अच्छा और D9 में भी अच्छा। जो प्लैनेट आपका D1 और D9 दोनों में अच्छा हो गया, that is the most beautiful planet in your chart, irrespective of what houses it is delivering। ठीक है, तो आपका सबसे बढ़िया प्लैनेट वही है। 2, 5, 9 और 11। हम कुछ और चार्ट स्टडी करते हैं, ठीक है, इसी के बेसिस। सन क्यों देगा पैसा? सन थोड़ी ना पैसा देगा, सन कोई राजयोग थोड़ी बना रहा है कुंडली। सन उस कुंडली में कोई राजयोग नहीं बना रहा, सन तो एनिमी की राशि में है। ठीक, तो अच्छा, डैमेजिंग वीनस, डैमेजिंग वीनस, definitely sun is trying to hamper Venus, but Mercury is also sitting there. Mercury is also sitting there providing help to Venus। बट जो मर्जी कर लीजिए, मैं सारी बात समझ गया, जो मर्जी कर लीजिए, इधर उधर बात करिए, ये करिए वो करिए, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गया वो कहा? नवांशा में। क्या हो गया? एग्जॉल्टेड हो गया, बात खत्म हो गई।
आपने किसी को मारा पीटा, उसको परेशान किया, तंग किया, उसके उसके सारे पैसे छीन लिए, उसको बेचारे को ऐसे ही छोड़ दिया भूखा मरने के लिए, लेकिन एंड ऑफ द डे वो आदमी आज भी बैंक बैलेंस से भरा। ये हालत होती है प्लैनेट की जब वो नवांश में अच्छी कंडीशन में चला जाता है। आप जो मर्जी कर लीजिए प्लैनेट के साथ, प्लैनेट नवांश के अंदर एग्जॉल्टेड हो गया, अपने साइन में आ गया, मतलब प्लैनेट के पास पोटेंशियल है, उसके पास हिम्मत है, उसके पास सामर्थ्य है हर खराब से खराब सिचुएशन से खुद को निकालने का पोटेंशियल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, आज कुछ रेमेडीज का भी मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इस कुंडली में धन योग बताइए। सबसे पहले तो ये देखिए कौन कौन से प्लैनेट हैं धन योग में इन्वॉल्व, और फिर मेरे को ये बताइए कि इन सभी प्लैनेट्स में जो धन योग में इन्वॉल्व है, कौन कौन से प्लैनेट ऐसे हैं जो भरपूर पैसा देंगे अपनी दशा में। यहां पर देखिए, इस चार्ट की खूबसूरती बताता हूं मैं पहले तो आप लोगों को। इस चार्ट की खूबसूरती ये है कि कुंडली के अंदर 4 प्लैनेट होते हैं जो धन योग देते हैं, सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ एंड 11th। ये 4 प्लैनेट होते हैं जो आपको धन देते हैं। इस व्यक्ति की कुंडली में चारों के चारों प्लैनेट इन्वॉल्व है धन योग। देखिए, चारों इन्वॉल्व है धन योग। मून और मार्स का धन योग है, सैटर्न और वीनस का धन योग। और कमाल की बात देखिए कि इन 4 प्लैनेट्स में से 3 की कंडीशन बहुत अच्छी है, जिसमें कि 2 की कंडीशन सुपर्ब है और 1 की कंडीशन तो माइंड ब्लोइंग बोल सकते हैं आप, मतलब एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। स्काई इज द लिमिट ओनली। कौन कौन से? सबसे कंड्यूसिव प्लैनेट, इस कुंडली का सबसे कंड्यूसिव प्लैनेट इज सैटर्न। एज पर धन योगा सैटर्न सबसे पावरफुल पावरफुल है सबसे सैटर्न। देन वीनस इज पावरफुल, देन मून इज पावरफुल, देन चंद्रमा इज पावरफुल, and then who is weak? Mars is weak. Mars is weak. क्यों?
because Mars is sitting in an enemy sign along with the enemy. शत्रु के घर में है और शत्रु के साथ है. मार्स नहीं दे पाएगा, मार्स के बस का नहीं. ठीक है जी. सेकंड और 11th की इन्वॉल्वमेंट मैंडेटरी नहीं है. 5th और 9th लॉर्ड अगर साथ में है तो दैट इज ऑल्सो अ धन योग. दैट इज ऑल्सो अ धन योग. आपका नहीं जाते सब लोग. अभी हम सिर्फ और सिर्फ धन योग पर है. आपने इतनी बार ये चार्ट देखा, आप समझ गए होंगे ये चार्ट किसका और उसके पास इतना पैसा क्यों. ठीक है, क्योंकि आपको रीजन पता होना चाहिए इस आदमी के पास इतना पैसा क्यों आया, उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों व्यक्ति इतना पैसा बना पाया. ठीक है, ये बिल गेट्स का चार्ट था. ठीक है, ये बिल गेट्स का चार्ट है. अब स्टडी कीजिएगा, आपको समझ में आएगा. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट दूसरा चार्ट लगाते हैं. अरे यार इसका ये चार्ट देखिए और इसमें बताइए कौन सा धन योग दिखाई दे रहा है आप लोगों को. और अभी तक जो पढ़ा है उसका भी थोड़ा सा मेरे को बताइएगा, वो भी समझ में आएगा थोड़ा सा कि ये इतना वेल्दी आदमी क्यों दिखाई दे रहा है. ये चार्ट जो है ये किसी बहुत वेल्दी आदमी का है और ये क्यों इतना वेल्दी है. सारी चीजें बताइए जो आपको लग रहा है इस चार्ट के अंदर, क्योंकि अभी तक आपने सब चीजें पढ़ी हैं, सब चीजें एप्लीकेबल होती हैं इस चार्ट में जो अभी तक पढ़ा है आपने. जो जो भी योग पढ़े हैं अब तक वो सब लगा लीजिए. आपने 3 तरह के योग पढ़े हैं अभी तक. राजयोग पढ़ा है, धन योग आपको बता दिया, नीच भंग योग आपको बता दिया, 368 वाला योग बता दिया. ये चार्ट योगों से भरा पड़ा है. आप देखिए कितने सारे योग है इस चार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल राजयोगा इज देयर. किसका? मार्स और जुपिटर का
राजयोग, केंद्र और त्रिकोण का, विष्णु लक्ष्मी योग। अगर आप 368 वाली बात करें तो सिक्स्थ लॉर्ड कौन है? सिक्स्थ लॉर्ड इज वीनस। वीनस डबली हो गया, वीनस इज डेबिलिटेटेड, एक राजयोग। एट्थ लॉर्ड कौन है? एट्थ लॉर्ड इज मून। मून इज अगेन डेबिलिटेटेड, फिर राजयोग हो गया। आपके पास अभी तक एक राजयोग था, दो आपके पास 368 वाले योग कंबाइंड हो गए। अब इसमें धन योग बताइए, धन योग कहां से बन रहा है इस कुंडली के अंदर? धन योग इज हैपनिंग बिटवीन सैटर्न एंड मार्स। धन योग इज हैपनिंग बिटवीन सैटर्न एंड मार्स, शनि और मंगल। क्यों? सैटर्न इज सेकंड लॉर्ड एंड मार्स इज फिफ्थ लॉर्ड। सेकंड और फिफ्थ का कॉम्बिनेशन है, सेकंड और फिफ्थ का कॉम्बिनेशन है। अरे भाई, सैटर्न और वीनस का योग कैसे बन जाएगा? आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? सैटर्न और वीनस का योग कैसे बनेगा? तो संबंध बनना चाहिए ना। दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सपेक्टिंग, ओनली सैटर्न इज एक्सपेक्टिंग वीनस, बट देयर इज नॉट अ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमें तो संबंध चाहिए। संबंध आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पूर्ण संबंध क्या है? हाँ बिल्कुल ठीक, मरकरी और वीनस का नीच भंग भी है, बिल्कुल सही बात है। और चंद्रमा का भी नीच भंग है, बिकॉज चंद्रमा जिस प्लैनेट की राशि में नीच हुआ है उस राशि का डिस्पोजिटर केंद्र में है। इट इज इन केंद्र, इट इज इन केंद्र। ठीक है, ये कुंडली है वॉरेन बफेट की। ठीक है, एक बात याद रखना जीवन में, एक लाइन है, उस लाइन को समझना और उसको अपने जहन में बिठा लेना आप लोग। वो लाइन ये है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन में अच्छा या बुरा, बड़ा या छोटा, उसके ग्रह नहीं बनाते। क्या बनाता है? जवाब देगा कोई आप में से? उसका बर्थ चार्ट या उसके ग्रह? कुछ नहीं। उसको बड़ा छोटा, अमीर गरीब जो भी है, एक ही चीज बनाती है एस्ट्रोलॉजी में, एंड दैट इज दशा। दशा सीक्वेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एस्ट्रोलॉजी। कोई आपसे पूछे, आज के बाद कोई भी आपसे पूछे कि ज्योतिष में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप साफ साफ शब्दों में एक ही बात कहोगे, भैया दशा सीक्वेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसको सही समय पर सही दशा मिल गई वो तर गया, जिसको सही समय पर बुरी दशा मिल गई वो मर गया। ठीक है, एक आदमी तर गया और एक मर गया। जबकि आंख उठा के देखी तो जो मरा उसका हॉरोस्कोप तरने वाले से भी ज्यादा अच्छा निकला। लेकिन खेल कहां बदल गया? दशा पे। दशा का खेल है आपका जीवन और कुछ नहीं। आपके जीवन में किस समय पर कौन सी दशा खेल खेलने आएगी, दैट इज द ओनली एंड ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये उठता है
कि जिस समय पर धन योग एक्टिवेटेड रहता है, जिस समय पर धन योग एक्टिवेटेड रहता है, उस पर्टिकुलर समय पर अगर आपकी एज 2 या 3 साल है या 70-75 साल है, तो उसका लाभ कितना है, और वहीं आपकी एज 25 से 50 के बीच में है, तब उसका लाभ कितना है। मैटर ये करता है ज्योतिष में कि आपको सही समय पर सही दशा मिलनी सबसे इंपॉर्टेंट है। और सही समय का अर्थ क्या है यहां पर? जब आप उस योग को फलीभूत करने के लिए सक्षम हो तब। लेकिन इन सभी चीजों के अलावा, अरे भैया, जो भी राहु केतु को लेकर प्रश्न पूछ रहे हैं ना, राहु केतु को लेकर जितने भी दिमाग में जो चीजें आ रही हैं, वो राहु केतु का एक बार वीडियो देखना। उस राहु केतु के वीडियो में मैंने एक चीज क्लियर की थी आप लोगों को, मैं फिर दोबारा उसको बता रहा हूं आप लोगों को। वो चीज मैंने क्लियर ये की थी कि राहु केतु के अंदर जब राहु केतु किसी केंद्र या त्रिकोण में होंगे तो राजयोग देंगे। ध्यान है, ये सब लोगों को ध्यान है? ठीक है। अब चलो आप लोगों से ही एक सवाल कर लेता हूं। आप लोगों का ये राहु केतु का भी फंडा जो है वो खत्म हो जाएगा, नहीं तो आप उसी में झूलते रहो। ठीक है। आप परेशान भी आप लोग कुछ ज्यादा ही रहते हो राहु केतु को लेकर, जबकि मैं क्लियर कर दिया बहुत अच्छे से। ठीक है, ये देखिए, अब मेरे को आप लोग आंसर कीजिएगा कि इस कुंडली में जो राहु केतु है वो धन योग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, और बना रहे हैं तो क्यों बना अब बताइए। इस कुंडली में धन योग कौन से प्लैनेट के पास है? कौन कौन से प्लैनेट हैं जो धन योग में इन्वॉल्व है? चल, राहु, अरे भाई, सैटर्न और वीनस इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? क्योंकि सैटर्न और वीनस का कोई म्यूचुअल रिलेशन नहीं। इस कुंडली के अंदर जो प्लैनेट धन योग बना रहे हैं, धन की बात हो रही है। अब राजयोग को साइड रख दो भाई, अब स्टेटस की बात नहीं हो रही है, पैसे की बात। ठीक है, पैसे की बात कर रहे हैं। तो इस कुंडली में सैटर्न एंड राहु धन योग क्रिएट कर रहे हैं। चेक कीजिए, दे आर क्रिएटिंग ए धन योग। एंड व्हाई दे आर क्रिएटिंग ए धन योग? बिकॉज राहु जो है वो यहां पर किसके साथ बैठा है?
शनि के साथ। शनि कौन सा लॉर्ड है? फिफ्थ लॉर्ड। राहु कौन से घर में बैठा है? सेकंड हाउस में बैठा है। किसकी तरह एक्ट करेगा जब सेकंड हाउस में बैठा है? तो फिफ्थ लॉर्ड की तरह एक्ट करेगा, फिफ्थ लॉर्ड की तरह एक्ट करेगा। तो राहु अगर आपका सेकंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में, 11th हाउस में बैठा है और सेकंड में बैठा है, तो फिफ्थ, नाइन्थ या 11th के साथ बैठ जाए। फिफ्थ में बैठा है तो सेकंड, नाइन्थ, 11th के साथ बैठ जाए। नाइन्थ में बैठा है तो सेकंड, 11th या फिफ्थ के साथ बैठ जाए। और 11th में बैठा है तो सेकंड या फिफ्थ या नाइन्थ के साथ बैठ जाए। तो इट विल मेक अ परफेक्ट धन योग, परफेक्ट धन योग। भैया नाइन्थ हाउस में नाइन्थ लॉर्ड के साथ बैठा है तो अच्छा है भाग्य के लिए, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अपने को ठीक ठीक लगा लो वाला हिसाब नहीं करना होता ज्योतिष। अगर कंडीशन बन रही है तो यस इट इज, अगर नहीं बन रही तो फिर उसको जबरदस्ती मत बनाओ। नहीं नहीं नहीं, मेरा चार्ट है, ऐसे कैसे हो जाएगा? कैसे नहीं हो सकता? मैं धनी ना बनूं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये नहीं, लड़ाई मत करना एस्ट्रोलॉजी के साथ, खामोखा जबरदस्ती नहीं चेपना उसको, रूल को। नहीं नहीं ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। है तो है, नहीं है तो नहीं है, दैट्स इट। अब इस कुंडली को देखिए, और इस कुंडली में देखिए डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2014, 14 है। अब कितने साल की कुंडली है? 6 साल की कुंडली। अब 6 साल की कुंडली में बच्चा क्या धन कमाएगा? नहीं कमाएगा ना। बट अब यहां पे किंतु शब्द आता है कि एक बच्चे की कुंडली में धन योग बना हुआ है, दशा चल रही है। कौन से घर में बन रहा था धन योग? सेकंड हाउस में धन योग बन रहा था। सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ कुटुंब, मम्मी, पापा, चाची, चाचा, बुआ, दादी, दादा, राइट। जिस टाइम पर सेकंड हाउस में धन योग बनेगा और वो दशा भी चलेगी, इस बच्चे की कुंडली पूरे के पूरे कुटुंब को तार देगी। पूरे कुटुंब को बेनिफिट होगा उसका। बेनिफिट इसको भी होगा, इनडायरेक्टली हो रहा है, डायरेक्टली नहीं। और एग्जांपल लेते हैं। राहु का समझ में आ रहा है? राहु केतु का क्लियर हो रहा है ना भाई? देखिए किसी बच्चे का धन योग कहीं भी हो, कहीं भी हो, अगर उसकी दशा चल रही और बढ़िया चल रही, तो उस टाइम उसके पास पैसा आएगा ही आएगा। कैसे आएगा? मैं एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा छोटा सा, उसको समझिएगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में धन योग एक्टिव हुआ है, ईश्वर ने धन योग उसको एक्टिवेट करवाया।
ईश्वर ने धन उस व्यक्ति को देना है, उसको मतलब नहीं है बच्चा है कि बूढ़ा है। अब ऐसे में यदि पेरेंट्स होंगे तो पेरेंट्स की इनकम ऑल ऑफ अ सडन बढ़ जाएगी, उनके पास पैसा आ जाएगा, और जैसे ही उनके पास पैसा आएगा और इसकी धन योग चल रही होगी, इस बच्चे की धन योग चल रही होगी, तो बात क्या होगी? बात यह होगी, अरे हमारे पास पैसा आ रहा है, एक काम करते हैं, इसके लिए पैसा जोड़ लेते हैं, इसके लिए ये कर लेते हैं, इसको एक काम करते हैं, इसका कुछ पॉलिसी वगैरह कराते हैं या फला फला कराते हैं। मतलब दिमाग जो है वो उसी की तरफ सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि पैसा आ किसके उससे रहा है, उसी के से आ रहा है। ये धन योग जो है ये रीजन है उस बात का कि जब आप किसी बच्चे के या किसी भी व्यक्ति के घर में प्रवेश करते ही ये सोचते हैं कि यार ये क्या हो अचानक से। अब फीमेल्स देखिए, कई फीमेल ऐसी होती हैं जिनके 8th हाउस में धनयोग बना हुआ होता है, राइट? क्या बना होता है? धनयोग 8th हाउस। 8th हाउस में धनयोग बना हुआ है, देख किस घर को रहा है? देख किसको रहा है? 8th हाउस में अगर है तो किस घर को देखेगा धनयोग? 2nd हाउस को। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनकी फैमिली को ये लगता है कि जब तक ये हमारे घर में थी हम धनवान थे, जैसे ही ये उस घर गई वो घर धनवान हो। समझे? आंसर है ये उसका। एस्ट्रोलॉजी में यू विल गेट आंसर ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का उत्तर मिलेगा। क्योंकि जैसे ही शादी होती है 8th हाउस जो है वो ये काम करता है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया धनयोग? ठीक है, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, आज लगा काम की बात तो आज हुई। सच में। लेकिन ये धनयोग कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि अगर नवांश में बन गया तो वाइफ मल्टीप्लाई कर देगा, सप्तांश में बन गया बच्चे मल्टीप्लाई कर देगा, और अगर दशांश में बन गया तो प्रोफेशन मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है जी, चलिए।
इस कुंडली में धन योग दिखाई दे रहा है? डू यू सी एनी धन योग? बताइए। धन योग इज देयर बिटवीन Mercury and Jupiter. Dhan yoga is there between Mercury and Jupiter. अब मुझे ये जानना है आप लोगों से कि पैसे जुपिटर ज्यादा देगा कि मरकरी ज्यादा? ये बड़ा ट्रिकी है यहाँ पर, और मैं जानता हूं आप में से ज्यादातर लोग इसमें गलती करते हैं। इस कुंडली में जुपिटर जो है वो मरकरी से भी ज्यादा पैसे देगा, लेकिन एक बैड स्टार्ट के बाद। एक बैड स्टार्ट के बाद का है। जुपिटर को देखिए, जुपिटर जो है वो एग्जॉल्टेशन में आ गया। कहां पर? नवांश के अंदर। जुपिटर एग्जॉल्टेशन में आ गया नवांश के अंदर। मरकरी भी अच्छे पैसे देगा डेफिनेटली, लेकिन जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग पैसे दे रहा है। क्यों? बिकॉज नवांश के अंदर एग्जॉल्टेड हो गया। अब आप लोग मेरे को बताइए कि ये राजयोग बन कौन से घर में रहा था? कौन से घर में बन रहा था? 7th हाउस में बन रहा था। This person got married in the Mahadasha of Mercury and in the Antardasha of Moon. मरकरी की महादशा में विवाह हुआ। मरकरी की दशा में चंद्रमा तक कितनी दशाएं निकल गई? चंद्रमा आने तक मरकरी में मरकरी निकला, मरकरी में केतु निकला, मरकरी में वीनस निकला, मरकरी में सन निकला, और ऑलमोस्ट मरकरी में मून निकला। जिस दिन से विवाह हुआ है, जिस पर्टिकुलर टाइम पे विवाह हुआ, उस टाइम से लेकर अब तक अगर ये व्यक्ति 30-40 हजार कमा रहा था, आज की डेट में ये 6-7 लाख रुपया कमा रहा है। अब लगा लीजिए कितना मल्टीफोल्ड हो गया। एंड बिकॉज ऑफ whom? बिकॉज ऑफ पार्टनर। पार्टनर इन्वॉल्व है बिजनेस में। अब लगा लीजिए नंबर ऑफ टाइम्स कितना बढ़ गया। धन योग आपको पैसा देगा ही देगा, डेफिनेट है, देना ही देना। लेकिन
अगर उसकी पोजीशन शत्रु और मित्र वाइज या फिर नवांश के अंदर अगर उस प्लैनेट की पोजीशन इंप्रूव हो जाए, अच्छी हो जाए, तो ये आपके लिए और भी बेटर है। ये एडिशनल एक अच्छा संकेत हो जाता है पैसे आने का। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि भाई किस तरीके से। एक और एग्जांपल देता हूं। अभी आप में से 8वें घर को लेकर कुछ लोगों ने एग्जाम्पल मांगा था। 8th हाउस में अगर धन योग हो इस तरीके से हो तो क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बात तो आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे कि राजयोग और धन योग का मतलब होता है कि प्लेनेट आपके जीवन में आपको अपलिफ्ट कर सकता है या धन दे सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी। लेकिन उसके बाद में आपको पता यह भी चल गया कि हम किसी भी रूप में प्लेनेट की किस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी साइन प्लेसमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते कि वो किस साइन के अंदर बैठा है, क्योंकि वो अपना कार्य कर पाने में सक्षम है कि अपना कार्य कर पाने में सक्षम नहीं है, इस बात का निर्णय हम साइन प्लेसमेंट के द्वारा ही करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं एट्थ हाउस के योग पर। अब बताइए, इस कुंडली में आपको धन योग दिखा, दिख गया? जुपिटर एंड वीनस, जुपिटर एंड वीनस, कितना स्ट्रॉन्ग है जुपिटर? जुपिटर डेबली हो गया बेचारा। कहां पर? D9 में जाके डेबली हो गया, दम निकल गया। नहीं तो आप एज देखिए, एज देखिए किस एज पर इस व्यक्ति को धन योग मिला, एज चेक कीजिए। 19 साल की उम्र में आपको धन योग मिल गया, 19 ईयर्स की एज में, और 2030 तक
यानी कि 16 साल का मिल गया, 19 में 16 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 35 ईयर्स हो गए। कितना बढ़िया टाइम पे धन योग मिला, एक्सीलेंट टाइम पे मिला है धन योग। लेकिन बेचारा डेबली हो गया नवांश। यही जुपिटर अगर लगन में हो जाता, यही जुपिटर अगर लगन में आ जाता नवांश की, तो हम बोलते स्काई इज द लिमिट, वो बात होती। लेकिन स्टिल वो अभी भी धन देगा, लेकिन उतने इंटेंसिटी के साथ नहीं देगा। अभी भी देगा, बट उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं देगा। चलिए, आप लोगों ने बताया कि जुपिटर और वीनस इस कुंडली में धन दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक। सिर्फ यही धन योग दिखाई दे रहा है? यही दिख रहा है, यही है। सैटर्न 11th में धन योग नहीं है भाई, अकेला है वो, उसके साथ में 259 का कोई नहीं है कनेक्शन। 259 का कनेक्शन बनता, हम बोलते धन योग। बट स्टिल बृहस्पति के पीरियड का इस टाइम पर आना बढ़िया है, बढ़िया है। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी इंडिकेशन दे रहा हूं, ये उन लोगों के काम आएगी जो लोग केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, याद रखिएगा। जो लोग केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं उनके बड़े काम आएंगे। केपी में हम कॉम्बिनेशन कौन सा बोलते हैं पैसों का, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है पैसे के लिए? आप सब लोग जानते होंगे, सब लोगों ने वीडियो देखी है। 2, 6 एंड 11, 2 6 11, 2 6 11। बृहस्पति का पीरियड ऑन है इस कुंडली में, बृहस्पति का पीरियड ऑन है। बृहस्पति किसके नक्षत्र में है, चेक कीजिए। बृहस्पति इज इन द नक्षत्र ऑफ मरकरी। कहां बैठा है मरकरी केपी के अकॉर्डिंग? 6th में बैठा है, 6th में बैठा है। जुपिटर का सबलॉर्ड कौन है, चेक कीजिए। हु इज द सबलॉर्ड ऑफ जुपिटर? सबलॉर्ड ऑफ जुपिटर इज मून। मून कहां बैठा है? मून बैठा है 11th हाउस में। तो आप लोग मेरे को बताइए कि क्या केपी और पराशरी अलग हैं? कई लोग कहते हैं केपी अच्छे रिजल्ट देती है, पराशरी कुछ अलग बोलती। आपके सामने रिजल्ट दोनों, उधर वो 6 11 दे रहा है, इधर ये धन योग में इन्वॉल्व। लेकिन वो जो 6 11 वहां मिल रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी आपको पता नहीं चल पा रही। आप उसकी इंटेंसिटी नहीं देख पा रहे हैं कि ये 6 11 कितना पावरफुली एक्टिवेट होंगे। वो इंटेंसिटी आपको कहां से पता चलेगी? वो इंटेंसिटी आपको पता चलेगी साइन प्लेसमेंट से, बर्थ चार्ट के, और प्लेनेट की पोजीशन नवांश में कैसी है, इस बात से। तब आप मजबूती से बोल दीजिए पैसा आएगा कि नहीं आएगा। आपकी बात 100% सही साबित होगी। नहीं जी, केपी में कोई फ्रेंडशिप एनिमिटी नहीं लेते। और जो भी व्यक्ति
पराशरी को केपी से क्लब कर ले, उसको मजा आ जाए, क्योंकि उसको दोनों तरफ से एक ही इंडिकेशन मिल जाए। अगर कोई प्रॉब्लम यहां दिखाई दे रही है, वही प्रॉब्लम आपको केपी में दिखाई दे। अगर कुछ यहां अच्छा है तो वही केपी में भी अच्छा है, जो यहां अच्छा है वो केपी में भी अच्छा है। ध्यान रखिएगा, ये चीज अलग नहीं है। इस दुनिया में कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल ब्रांच सेपरेट आंसर नहीं करती। आप सोचो कि मेरे को ये पराशरी से पैसे नहीं मिल रहे, मेरे को केपी से पैसे नहीं मिल रहे, तो मैं जरा नाड़ी का हाथ पकड़ लूं और नाड़ी मेरे को कह दे वाह 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 भाई बहुत पैसे आएंगे, तेरे पास पैसे आएंगे। गलतफहमी है आपकी, कोई फायदा नहीं है। आपको नाड़ी भी यही कही कि भाई पैसे नहीं है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आप 10 ब्रांचेस जानते हैं, आप 10 की 10 को खंगालिए, आपको एक ही आंसर मिले, पक्की बात है। आप लोगों ने देखा इस कुंडली में धनियोग कहां बन रहा था, कौन से घर में बन रहा था, कौन से घर में? 8th हाउस में बन रहा था, 8th हाउस में बन रहा था। अब देखिए, इसकी शादी मैंने प्रिडिक्ट की हुई है 2022 के अंदर। इस चार्ट में, जिसका चार्ट है, उसकी शादी प्रिडिक्ट की हुई है मैंने 2022 में। अब 2022 के अंदर देखिए कौन सी दशा चल रही होगी बृहस्पति में। बृहस्पति में कौन सी दशा चल रही होगी? बृहस्पति में शुक्र, बृहस्पति में शुक्र, अर्थात जैसे ही विवाह होगा, जैसे ही विवाह होकर दूसरे घर में पदार्पण होगा, ठीक उसी क्षण से वो घर माला माल हो जाए। उसी टाइम। ठीक है जी। तो ये धन योग है। अब आते हैं उपच्या हाउस पर। म्यूचुअल एस्पेक्ट में जब धन योग होगा, कौन से हाउस को लेंगे? जिस हाउस में प्लैनेट बैठा होगा उसको लेंगे सबसे पहले तो। ठीक है जी, चलिए उपच्या हाउस। तक आप लोगों ने केंद्र के भाव पढ़े, आप लोगों ने त्रिकोण के भाव पढ़े। अब आप 4 और इंपॉर्टेंट हाउस पढ़ने जा रहे हो, जिनको हम बोलते हैं उपच्या हाउस।